विजय प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सहित पार्टी के विधान परिषद के लिए प्रत्याशी घोषित। परिषद की 12 सीटों के लिए चुनाव। राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए नींव की प्रारूप हुआ तैयार। नींव खोदाई का कार्य फरवरी के पहले महीने से किया जाएगा शुरू। माघ मेले में संतों और कल्पवासियों का कोविड संक्रमण की होगी जांच। मेला प्रशासन की ओर से पोर्टल किया गया तैयार। यूपी में अब तक कोविड टीकाकरण की पहली डोज से बचे स्वास्थ्य कर्मियों को 22 जनवरी को लगाया जाएगा टीका। नमस्कार, मैं हूं अंजलि जोशी और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर यूपी में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज अहमदाबाद के सूरत गुजरात का दूसरा बड़ा शहर, इसके साथ ही उन्होंने उसको संबोधन किया जो मेट्रो जैसी आधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जुड़ेगा। सूरत में मेट्रो नेटवर्क एक प्रकार से पूरे शहर के महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों को आपस में कनेक्ट भी करेगा। साथ ही आज शहर के इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन को एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के तौर पर विकसित भी कर रहा है। साथियों, सालों से अटकी और लटकी योजनाओं को गति मिलने से सूरत जैसे हमारे शहरों को गति मिलती है। हमारे उद्योगों को और खासकर छोटे उद्योगों को, एमएसएमईज को एक आत्मविश्वास मिलता है कि वो दुनिया के बड़े बाजारों से कंपटीशन कर रहे हैं तो उनके पास बड़े देशों जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। आत्मनिर्भर भारत अभियान में इन छोटे उद्योगों के लिए और भी कई बड़े कदम उठाए गए हैं। छोटे उद्योगों को संकट से बाहर निकालने के लिए एक तरफ हजारों करोड़ रुपए के आसान ऋण की व्यवस्था की गई है, वहीं दूसरी तरफ एमएसएमईज को ज्यादा अवसर देने के लिए महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं। सबसे बड़ा फैसला सरकार ने एमएसएमईज के परिभाषा को लेकर किया है, निवेश की सीमा को लेकर किया है। पहले एमएसएमईज का विस्तार करने से उद्यमी इसलिए बचते थे क्योंकि उनको सरकार से मिलने वाले लाभ खोने का डर रहता था। अब सरकार ने ऐसे प्रतिबंधों को हटाकर इन इकाइयों के लिए नए रास्ते खोले हैं। इसके साथ ही नई परिभाषा में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एंटरप्राइज के भेदभाव को भी खत्म किया गया है। इससे सर्विस सेक्टर में भी नई संभावनाएं पैदा हुई हैं। वहीं सरकारी खरीद में भी भारत के एमएसएमईज को ज्यादा से ज्यादा मौके मिले, इसका प्रबंध भी किया गया है। कोशिश ये है कि हमारे छोटे उद्योग खूब फले फूले और उनमें काम करने वाले श्रमिक साथियों को बेहतर सुविधाएं, बेहतर जीवन मिले। वहीं बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करने के बाद आपको बता दें कि चुनाव के लिए जिस तरह से जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है, उस तैयारी में दाखिल करने की थोड़ी ही देर बाद कानपुर के महेश चंद्र शर्मा ने भी नामांकन दाखिल किया। इसमें 12 सीटों पर होने वाले चुनाव रोचक होंगे। बता दें कि सपा ने अहमद हुसैन और राजेंद्र चौधरी के रूप में 2 उम्मीदवार उतारे हैं। महेश चंद्र को बीजेपी का ही प्रत्याशी माना जा रहा है। आपको बता दें, परिषद की 12 सीटों के लिए हो रहे चुनाव के लिए 18 जनवरी यानी दोपहर 3 बजे तक नामांकन दाखिल किए गए थे और 19 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी। उम्मीदवार 21 जनवरी तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। तो विजयी प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करने के थोड़ी देर बाद कानपुर के महेश चंद्र शर्मा ने भी नामांकन दाखिल किया है। तो जोरों शोरों से विजयी प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करने के कार्य पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, महामंत्री सुनील बंसल भी मौजूद रहे थे। परिषद की 12 सीटों के लिए चुनाव में 18 जनवरी को दोपहर 3 बजे तक नामांकन दाखिल किए गए। वहीं इसके बाद भी 19 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी
और 21 जनवरी तक नाम वापस ले सकते हैं उम्मीदवार अपना। वहीं अमेजन प्राइम वीडियो पर चल रही वेब सीरीज लाइव के निर्माता, निर्देशक और अन्य शामिल में वीडियो अभियोग पंजीकृत कराने जाने के निर्देश दिए हैं। उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार अमेजन प्राइम वीडियो पर उक्त वेब सीरीज को देखा गया था और देखा गया था कि वेब सीरीज के पहले एपिसोड में हिंदू देवी देवताओं को गलत तरीके से इसका रूप धारण किया है। साथ ही धर्म से जोड़कर भी गलत तरीके से देवी देवताओं को बोलते हुए देखा गया है। आपको बता दें, ये जो वेब सीरीज है तांडव, इस तांडव वेब सीरीज को लेकर ये काफी विवादों में घिरी हुई है और जिस तरह से धर्म को लेकर इस पर आरोप लगाया गया है कि हिंदू धर्म का अपमान किया गया है, तो तांडव वेब सीरीज के निर्माता, निर्देशक और अन्य शामिल के विरोध अभियोग पंजीकृत कराने का निर्देश दिया गया है। तो अमेजन प्राइम वीडियो पर चल रही वेब सीरीज तांडव के निर्माता, निर्देशक पर अभियोग पंजीकृत कराने का निर्देश दिया गया है। तो उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार अमेजन प्राइम वीडियो पर उक्त वेब सीरीज को देखा गया था और वेब सीरीज के पहले एपिसोड में हिंदू देवी देवताओं का गलत तरीके से रूप धारण करने का आरोप लगाया गया है। साथ ही ये कहा गया है जो धार्मिक भावनाओं को भड़काने के साथ ही उसको ठेस पहुंचाने का काम कर रहा है। वहीं कोविड काल के समय बाल भिक्षुओं की संख्या में इजाफा होने लगा है, जिसके चलते प्रदेश सरकार ने बाल भिक्षुओं को चिन्हित कर एक विशेष कार्य योजना जनपदीय स्तर पर लागू की है, जिसके तहत बाल भिक्षुओं की शिक्षा की दिशा में प्रेरित करने और उनके माता पिता को रोजगार देने का कार्य योगी सरकार द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश में बाल भिक्षुवृत्ति रोकने और बाल भिक्षुओं को सबल बनाने वाले इस विशेष अभियान को वाराणसी की प्रतिभा सिंह ने बढ़ावा दिया है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कोरोना काल के समय बाल भिक्षुओं की संख्या में इजाफा होने के कारण प्रदेश सरकार ने इन बाल भिक्षुओं को चिन्हित कर एक विशेष कार्य योजना जनपदीय स्तर पर लागू की है, जिसके तहत बाल भिक्षुओं को शिक्षा की दिशा में प्रेरित करने और उनके माता पिता को रोजगार देने का कार्य योगी सरकार द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश में बाल भिक्षावृत्ति रोकने और बाल भिक्षुओं को सबल बनाने वाले इस विशेष अभियान को वाराणसी निवासी प्रतिभा सिंह बढ़ावा दे रही है। प्रतिभा सिंह ने अपने घर को स्कूल में तब्दील कर भीख मांगने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ते हुए उनको मिड डे मील की सुविधा भी मुहैया करा रही है। उन्होंने अब तक ऐसे करीब 118 बच्चों को शिक्षित कर उनका दाखिला कन्वेंट स्कूल में करा चुकी है। साथ ही जरूरतमंद महिलाओं और युवाओं को रोजगार की मुख्य धारा से जोड़ दूसरे लोगों के समक्ष एक नजीर पेश की है। बाल भिक्षुओं के हाथ में किताब थमाने वाली प्रतिभा ने बताया कि पिछले 7 सालों से मैं जरूरतमंद परिवारों और बच्चों के भविष्य को संवारने का काम कर रही हूँ। आसपास के इलाकों में बाल भिक्षुओं की बढ़ती संख्या को देख मैंने अपने ही घर में इन जरूरतमंद बच्चों के लिए स्कूल खोलने का फैसला लिया है, जिसके बाद दूसरे लोग भी इन बाल भिक्षुओं की मदद को आगे आने लगे। इसके साथ ही झुग्गी झोपड़ी और मलिन बस्तियों में रहने वाले गरीब परिवारों के बच्चों और उनके अभिभावकों को प्रोत्साहित किया, जिससे धीरे धीरे बाल भिक्षुओं के कदम शिक्षा की दिशा में बढ़ने लगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश में बाल भिक्षावृत्ति के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान से दूसरे प्रदेशों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। उनके द्वारा प्रदेश में बाल भिक्षावृत्ति के विरुद्ध शुरू किए गए अभियान से जबरन बाल भिक्षा मंगवाने वालों पर कार्रवाई किए जाने से बाल भिक्षावृत्ति पर लगाम लगेगी। चलिए फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। For receiving this award for being the best channel head of the year. पहले तो इतने सारे लोग, इतने गणमान्य व्यक्ति, सबसे पहले आप सबका धन्यवाद। और एक चैनल हेड और बेस्ट चैनल हेड का अवार्ड बिना मेरी टीम के मुझे नहीं मिल सकता है। और मुझे लगता है कि बेस्ट चैनल हेड के अलावा मैं चाहूंगा अगले साल हमारे चैनल को
इसी मेहनत के साथ अगर हम उसको बेस्ट चैनल भी बना सके साधना प्लस न्यूज, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोगों के बीच में मुझे अवार्ड दिया। थैंक यू वेरी मच। 14वें मीडिया एक्सीलेंस अवार्ड 2020 बेस्ट चैनल हेड का अवार्ड साधना प्लस की चैनल हेड बिजमोहन सिंह ने पत्रकारिता की बारीकता को समझते हुए अपने नाम किया। वहीं बेस्ट मीडिया टीम का अवार्ड साधना प्लस की टीम ने एकता में अनेकता का संदेश देते हुए उनकी झोली में गिरा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वहीं बात करेंगे अगली खबर की। घर घर संवाद। आरएलएस प्रमुख मोहन भागवत का यह अभियान शिकारपुर के खंडवा में संघ चालक मोहन भागवत ने 3 दिवसीय प्रवास में रविवार को मेरठ प्रांत में संघ की गतिविधियों पर खास चर्चा की। इस दौरान प्रांत में आए प्रचारक कोविड काल के बाद के हालात की जानकारी भी ली गई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे हालात पर जमीनी स्तर पर काम करने के साथ ही लोगों के बीच जाकर उनसे सीधा बातचीत की जाए और साथ ही जो जरूरत है उन सभी जरूरतमंद लोगों की मदद की जाए। तो आपको बता दें, आरएस प्रमुख मोहन भागवत का नया अभियान शुरू किया है कि जनसंपर्क, लोगों से बातचीत की जाए, कोविड काल में जो भी समस्या उनको आई है उन सभी समस्याओं का समाधान किया जाए, जमीनी स्तर पर जाकर लोगों से बातचीत की जाए और साथ ही जो परेशानी है उनसे परेशानियों का हल निकाला जाए। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए नींव का प्रारूप तैयार हो चुका है। नींव खोदाई का कार्य फरवरी के पहले सप्ताह से शुरू हो जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि राम मंदिर की नींव के ढांचे पर इंजीनियरों ने मोहर लगा दी है। पूरा मंदिर विश्व में इंजीनियरिंग के अद्भुत सर्जन में शामिल होगा। 1 फरवरी से नींव खोदाई का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। संभावना ये जताई जा रही है कि राम मंदिर शताब्दियों तक सुरक्षित रहे। इसके लिए देश की 10 बड़ी टेक्निक एजेंसियों ने करीब 8 महीने तक मंथन किया है। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर की नींव का प्रारूप तैयार हो चुका है। ऐसे में यदि 1 फरवरी से काम शुरू हो जाएगा तो 33 से 40 महीने के अंदर ही राम मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। तो राम मंदिर निर्माण को लेकर भव्य राम मंदिर का प्रारूप तैयार हो चुका है। वहीं नींव खोदाई का कार्य फरवरी के पहले सप्ताह से शुरू कर दिया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जानकारी दी कि राम मंदिर निर्माण के ढांचे पर इंजीनियरों ने मोहर लगा दी है और राम मंदिर का निर्माण इस तरह से किया जाएगा कि शताब्दियों तक ये राम मंदिर सुरक्षित रहे। इसके लिए 10 बड़ी टेक्निक एजेंसियों ने करीब 8 महीने तक मंथन किया है और साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि राम मंदिर की नींव का प्रारूप तैयार हो चुका है। ऐसे में 1 फरवरी से इस पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। वहीं अपर मुख्य सचिव सूचना डॉक्टर नवनीत सहगल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और निदेशक सूचना शिशिर भी शामिल रहे। आपको बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोविड-19 के लगातार घटते मामलों की जानकारी दी गई है। आइए नजर डालते हैं। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण कम हुआ है और संक्रमण से के कारण होने वाली मृत्यु भी कम हुई है। प्रदेश में पहली बार 9000 से कम मामले अब हैं। प्रदेश सरकार वैक्सीनेशन का बहुत तेजी से ड्राइव चला रही है, जैसा बताया गया, और ये सुनिश्चित कराएंगे कि समय अनुसार सभी तैयारियों के हिसाब से क्रमवार वैक्सीन जिस जिस लक्षित समूह को लगाई जानी है वो समय से लगती रहे। और उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक वैक्सीन लगाने वाला प्रदेश है। एक दिन में
सबसे अधिक वैक्सीन उत्तर प्रदेश द्वारा लगाई गई हैं और ये प्रक्रिया अभी जारी रहेगी। सबसे अनुरोध है कि वैक्सीन के संबंध में किसी प्रकार की अफवाहों पर यकीन न करें। वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित है। सरकार द्वारा सभी इंतजाम करने के बाद सभी नियमन जो भी डॉक्टर के प्रोसीजर हैं उसके अनुसार प्रक्रिया के हिसाब से इसे सभी संबंधित को लगाया जाएगा और वो क्रमवार लगाया जाएगा। क्रम माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये निर्देश दिया है कि उस क्रम को भंग नहीं किया जाएगा। जिस क्रम में भारत सरकार ने निर्देशित किया है वैक्सीन का लगाया जाना, उसी क्रम में उसे लगाया जाएगा। समय समय पर वरिष्ठ अधिकारीगण और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भी उन्होंने भी निरीक्षण किया था। वैक्सीन जो वैक्सीनेशन हो रहा था, वैक्सीन लगाए जाने का कार्य हो रहा था तथा सब लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि पूरा प्रोटोकॉल जो उसकी शर्तें हैं, जो उसके व्यवस्थाएं हैं, वो समुचित होनी चाहिए और इसका निरंतर अनुश्रवण भी किया जा रहा है। ये भी आपको बताया गया कि अगली जो है वो 22 तारीख को अगला चरण लगेगा और उसके बाद प्रत्येक बृहस्पति और शुक्रवार को वैक्सीन लगाई जाएगी। 15 फरवरी से जो पहले चरण वाले हैं उनको दूसरे चरण की वैक्सीन लगाई जाएगी। तो ये प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और प्रक्रिया धीरे धीरे सभी वर्गों तक, सभी पक्षों तक ये वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा जो विशेष रणनीति अपनाई गई है कोरोना से लड़ाई की, वो उसमें जो अहम है, सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है कि प्रदेश सरकार और उसकी जो एजेंसीज हैं, विशेषकर स्वास्थ्य विभाग, ये घर घर तक जाकर और संक्रमण के लक्षणों का पता लगा रहे हैं, परिवारों से पूछ रहे हैं और ये पूरे देश में एक अपनी तरह की अलग एक रणनीति है। इसके अंतर्गत अभी तक देश में सबसे अधिक 15 करोड़ 20 लाख परिवारों तक सरकार की मशीनरी पहुंची है, उनका हालचाल लिया है, संक्रमण के बारे में जानकारी ली है और सबसे अधिक 2 करोड़ 63 लाख टेस्ट भी उत्तर प्रदेश में कराए गए हैं। इस प्रकार यदि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार की मशीनरी, स्वास्थ्य विभाग लगभग 18 करोड़ लोगों तक पहुंचा है 24 करोड़ में से और ये प्रक्रिया जारी है और कुछ समय बाद 24 करोड़ लोगों तक हमारी सरकारी मशीनरी पहुंचेगी। उनसे संक्रमण का हालचाल लेगी, उनके लक्षणों के बारे में पता लगाएगी। यदि लक्षण है तो उनका तुरंत इलाज कराया जाएगा, उन्हें तुरंत समुचित उपचार दिया जाएगा। ये इसी रणनीति का नतीजा है कि आज कई प्रदेशों में संक्रमण बढ़ रहा है जबकि उत्तर प्रदेश में ये संक्रमण घट रहा है और काफी सीमित अवस्था में है और इसी रणनीति के चलते अब ये लगातार घटेगा और वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ हो गया है। शीघ्र ही जो हमारी कोरोना की तरफ जो लड़ाई है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो लड़ी जा रही है, उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में संक्रमण कम होने से हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में कमी आई है और गतिविधियां सामान्य हो गई हैं। प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियां सामान्य चल रही हैं। प्रदेश में मिशन रोजगार चलाया जा रहा है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी लगभग 436 शिक्षकों को अपने कर कमलों से नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। ये जो मिशन रोजगार प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, ये इसमें तीनों पक्ष हैं। राज्य सरकार की अधीन नौकरियां, स्वरोजगार से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें सभी विभागों को निर्देशित किया गया और क्रमवार उनके द्वारा एक पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां की जा रही हैं, भर्तियां की जा रही हैं। उसी क्रम में कल माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से 436 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। इसके साथ साथ बैंकों से समन्वय करके प्रदेश में लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योगों के माध्यम से रोजगार के और अवसर पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है और उसी एक अभियान में, जो कि मिशन रोजगार के अंतर्गत ही चल रहा है, अब तक प्रदेश में 7,11,000 नई लघु और सूक्ष्म उद्यम की इकाइयां स्थापित हुई हैं, जिन्हें बैंकों द्वारा लगभग 23,565 करोड़ रुपए के ऋण वितरण हुए हैं। इसके साथ साथ आत्मनिर्भर पैकेज में पूर्व से विद्यमान 4,37,000 इकाइयों को भी 11,100 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया गया है। इस प्रकार इस वर्तमान वित्तीय वर्ष में लगभग 11.5 लाख इकाइयों को विभिन्न बैंकों द्वारा लगभग 34,700 करोड़ रुपए का ऋण वितरण अभी तक हुआ है और ये जो उद्योग स्थापित हुए हैं 7,11,000 नए और जो 4,37,000 पुराने उद्योगों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी गई है। केवल इसी से 27 लाख रोजगार के नए अवसर प्रदेश में
पैदा हुए हैं और ये प्रक्रिया को तेजी से लागू किया जा रहा है। कोरोना वायरस के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 379 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होने वालों की संख्या 622 है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 8,631 है। संक्रमण प्रारंभ होने से लेकर अब तक जो लोग संक्रमित होने के पश्चात उपचारित होकर संक्रमण मुक्त हुए, उनकी संख्या अब बढ़कर के 5,79,693 हो गई है। संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 8,580 लोगों की मृत्यु हुई है। कल 24 घंटे में केवल 4 मृत्यु रिकॉर्ड की गई, जो कि 6-7 महीने की लोएस्ट है। कल प्रदेश में 1,10,403 सैंपल्स की जांच हुई है और अब तक कुल मिलाकर 2,63,25,197 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। जो एक्टिव केसेस हमारे 8,631 हैं, उनमें से 2,948 होम आइसोलेशन में हैं और 823 संक्रमित व्यक्ति निजी अस्पतालों में भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं। बाकी के सभी मरीज राजकीय व्यवस्था के L1, L2, L3 के चिकित्सालयों में निःशुल्क इलाज करवा रहे हैं। प्रदेश में 65,568 कोविड हेल्प डेस्क कार्य कर रहे हैं और इनके माध्यम से अब तक 12,17,880 लक्षणात्मक लोगों की पहचान की जा चुकी है। जहां तक वैक्सीनेशन का